नमस्कार देशवासियों, वंदे मातरम, वंदे स्वराज। गुजरात के राजकोट से मैं अशोक भाई पटेल आज आपके सामने पक्षमुक्त भारत के इस तीसरे एपिसोड को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पिछले एपिसोड में हमने 1857 की क्रांति के बारे में बातचीत की। अब आगे 1857 की क्रांति में जब कलकत्ता के नज़दीक के बैरकपुर के मिलिट्री कैंटोनमेंट में मंगल पांडे को उसके द्वारा जो 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था, गोली मार दी थी उसने। उसके बाद 10वें दिन ही मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उस घटना के बाद चौथे दिन ही उस कैंटोनमेंट के कुछ सिपाही जब बैरकपुर के बाजारों में कुछ खरीदारी करने निकले थे, तब वहां की महिलाओं के साथ कुछ झगड़ा सा हुआ। उसमें उन महिलाओं ने सैनिकों के ऊपर चूड़ियां फेंकी और तर्ज कसे कि भाई इतने ही बहादुर हो तो जब तुम्हारे साथियों को अंग्रेज फांसी पर चढ़ा रहे थे तब कहाँ गई थी तुम्हारी बहादुरी। तो ये चीज उनके दिल को इतनी लगी कि वे सैनिक 1100 सैनिक उन्होंने वहां से हथियारों को लूटा मिलिट्री कैंटोनमेंट से, और हथियार लेकर के वो पैदल ही निकल पड़े गांव-गांव उत्तर की तरफ। और उत्तर में मेरठ, दिल्ली, ग्वालियर, पंजाब, हरियाणा, ये सारे विस्तारों में ये गद्दर जो हैं, ये क्रांति ये फैल गई और आम नागरिक, किसान, मर्द और औरतें सभी निकल पड़े। और किसानी के जो हथियार थे वो सारे, वो गणासे वगैरह जिससे कि धान वगैरह काटा जाता है, वो लेकर के उन्होंने अंग्रेजों को काटना शुरू कर दिया। और 4-6 महीने तक ये ऐसा चला कि पूरे भारत से सभी अंग्रेजों का यहाँ पर सफाया कर दिया गया। कुछ अंग्रेज जो कि 600 के करीब बचे, वे अंग्रेज यहाँ से भेष बदल करके पानी के जहाज के द्वारा भागने में और इंग्लैंड पहुंचने में कामयाब हो गए। यहाँ भारत में सभी अंग्रेजी माल मिल्कियत जो हैं उनको या तो जलाकर नष्ट कर दिया गया या उन पर भारतीयों का कब्जा हो गया। इस तरह से 1857 में करीब करीब 8 महीनों के लिए भारत कंप्लीटली कंपनी राज से, अंग्रेजों से मुक्त हो गया था। ऐसी एक स्थिति यहाँ भारत में बनी हुई थी। उसके बाद जो अंग्रेज इंग्लैंड पहुंचे थे, उन अंग्रेजों को पार्लियामेंट के अधिकारियों ने जब पूछा तो उन्होंने भारत की सारी स्थिति बताई और ये भी बताया कि सन 1600 से 1857 तक कंपनी ने वहां पर भारत में जो कुछ विकास किया था, प्रगति की थी, वह सारा का सारा छोड़ करके वे आ गए हैं और भारतीय लोगों ने सारा का सारा कैप्चर कर लिया है। तो इसके बाद पार्लियामेंट ने कंपनी में जो लोग रिटायर हो चुके थे और इंग्लैंड में बस रहे थे, उनको बुला करके उनके पास से सारी मालूमात भारत के विषय में
उन्होंने ली। और उसके बाद भारत में उस वक़्त के छोटे मोटे राजा रजवाड़े, अमीर उमराव, धन्ना सेठ, नगर सेठ वगैरह को सबका संपर्क करके भारत को एक बार फिर से रिकैप्चर करने का प्लान बनाया, क्योंकि उन अंग्रेजों की खुद की शक्ति उतनी कभी भी नहीं थी। हमारे देश में जब जब जो हुआ तब तब हमेशा हमारे ही देश के लोगों ने देश के लोगों के साथ गद्दारी की, तब जाकर के हम इतने सालों तक गुलाम रहे। तो इस वक्त भी हमारे यहाँ के ही राजे रजवाड़ों ने अंग्रेजों की फिर से एक बार भारत को रिकैप्चर करने के लिए मदद की। उसमें ग्वालियर के राजा सिंधिया परिवार वो मुख्य हैं, जिंद के राजा, पटियाला के राजा, जूनागढ़ के नवाब भी, और न जाने और कितने कितने रहे होंगे। इन सब ने, और भारत में जो धनवान राय साहब वगैरह के खिताब दे करके उन्होंने जो रखे थे, राय साहब और सर वगैरह, ऐसे कितने ही कितने लोगों ने अंग्रेजों की फिर वापस भारत को रिकैप्चर करने में मदद भी की। और इस तरह से उनकी मदद के द्वारा सारा लिस्ट बनाया गया। और फिर जो हैं एक बार फिर से भारत में बहुत ही जघन्य हिंसा कांड चला और भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा जिनसे मदद ली गई थी वे हमारे ही देश के राजे रजवाड़ों का सैन्य, उन लोगों के द्वारा, उन हमारे ही सैनिकों के द्वारा भारत के लोगों का बहुत बड़ा कत्लेआम यहाँ पर चलाया गया। और एक बार फिर से इसको रिकैप्चर किया गया। कंपनी का झंडा जो उतर चुका था उसकी जगह पर अब जो है वो इंग्लैंड का झंडा, यूनियन जैक जो है वो फहराने लगा था। तो इस तरह से कंपनी का राज अब यहाँ भारत में खत्म हो चुका था। पार्लियामेंट में इस बात को प्रस्तुत किया गया कि भारत जैसे बड़े राज्य को चलाने का काम ये कंपनी के द्वारा शक्य नहीं है, इसलिए कंपनी को हटा देना चाहिए। तो रॉयल चार्टर जो रानी के द्वारा कंपनी को हर 15 साल में रिन्यू किया जाता था, उस लाइसेंस को बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर रानी का एक डिक्लेरेशन जो है वो प्रस्तुत किया गया। और रानी के इस डिक्लेरेशन में लोगों को, भारत के लोगों को यह बताया गया कि अब आपको कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके ऊपर परम कृपालु और दयावान रानी का हाथ है और कंपनी का जुल्मी राज जो है वो खत्म हो चुका है। तो अब आप जो हैं इसके लिए आप आपस में मिठाइयाँ बांटो या फिर पटाखे फोड़ो। तो सही में भारत के लोगों ने आपस में मिठाइयाँ भी बांटी और पटाखे भी फोड़े। ये भोले भारतीय ये जानते नहीं थे कि आगे और क्या क्या जुल्म ढाने वाले हैं ये अंग्रेज। और अब जो हैं वो भारत में कंपनी के बजाय रानी का राज चालू हुआ और इंपीरियलिज्म का, साम्राज्यवाद का सीधा ही जकड़ना जो है वो शुरू हो गया। साम्राज्यवाद की गुलामी शुरू हो गई। सीधे सीधे पार्लियामेंट के द्वारा कमांड ले लिया गया रानी की सूचना पर। और अब तक कंपनी में रानी का
सीधा अधिकारी जो हुआ करता था वो कंपनी में होता था गवर्नर जनरल, उसके बदले अब जब पार्लियामेंट का कंट्रोल, पार्लियामेंट का राज यहाँ शुरू हो गया तो वही अधिकारी गवर्नर जनरल के बदले उसे वाइस रॉय कहा गया। तो अब तक ये जो भारतीय प्रदेश है वो तो वह का वह है, पहले भी ये प्रदेश वही था, आज भी ये प्रदेश वही है। ज्योग्राफिकली विस्तार जो है, भूमि जो है वह तो वही की वही है, लेकिन अब हम इसे देश कहते हैं और उस वक्त ये प्रदेश था। ये देश जो बना है ये तो 1947 में इस भूमि को इसका दो भाग करके एक पाकिस्तान और एक भारत बनाया गया था। इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इस भूमि को भारत खंड कहा जा सकता है, उपखंड कहा जा सकता है, इसे प्रदेश कहा जा सकता है। और ये प्रदेश जो हैं ये मुख्यतया ब्रिटिश इंडिया और रजवाड़ों में बटा हुआ था। कई सारे रजवाड़े थे भारत में जो अंत में जब 1947 में हमें आज़ाद किया गया तो इन रजवाड़ों की संख्या 562 की थी और ब्रिटिश इंडिया एक वो अलग से था। तो अब जो है ब्रिटिश इंडिया में पार्लियामेंट के थ्रू रानी का राज शुरू हुआ। पार्लियामेंट में अब कानून के द्वारा भारत में यानी कि उस ब्रिटिश इंडिया में, गुलाम भारत में लिखित संविधान की परंपरा शुरू हुई। सबसे पहले 1858 में ही जैसे ही रानी ने अपने हाथ में सारी सत्ता ली तो सबसे पहला जो कानून पारित हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उस कानून का नाम था गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके नाम के मुताबिक ही उन्होंने यहाँ पर यह डिक्लेयर किया था कि अब भारत में जो है ये गुड गवर्नमेंट होंगी। और ये सब कुछ ब्रिटिश इंडिया में हो रहा था और भारत के रजवाड़े तो अलग ही थे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। इसके बाद उत्तरोत्तर संविधान जो हैं वो बनते गए कुछ कुछ समयांतर पर, और प्रत्येक बार जब नया कानून पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो भारतीयों की गुलामी जो है वो बढ़ती चली गई। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक बार गुलामी की चूड़ी जो है वो कसी गई। 1858 में सबसे पहले, जैसा मैंने बताया, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। उसके बाद 3 सालों के बाद उसी में संशोधन करते हुए और भारतीयों की गुलामी बढ़ाते हुए सन 1861 में दूसरा एक कानून पास हुआ। उस कानून के मुताबिक, जैसा मैंने बताया, भारतीयों की गुलामी और भी बढ़ी। उसके बाद वह व्यवस्थाएं 31 सालों तक बराबर चलती रही और 1892 में फिर एक बार उसमें ये संशोधन हुआ और इस संशोधन के मुताबिक फिर एक नए नाम के साथ एक नया कानून पास हुआ। वो तीसरा कानून था लिखित परंपरा, लिखित संविधानों की परंपरा में वो तीसरा कानून था। चौथा कानून 1909 में बना और पांचवा 1919 में और छठवां 1935 में। 1935 में जो छठवां कानून बना उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
और यह वह कानून था, ब्रिटिश इंडिया के गुलामी के काल का अंतिम कानून यह था। भारतीयों ने 1950 में भारतीयों के द्वारा ही एक संविधान बनाया गया और ऐसा एक नैरेटिव, ऐसा एक भ्रम खड़ा किया गया कि इस संविधान को भारत के लोगों ने ही बनाया है, इसलिए इसे भारतीय कहा जा सकता है। तो ये 1950 में, जो कि लिखित परंपरा में 7वां संविधान था, वो आज हमारे यहाँ चल रहा है। अंग्रेज लोगों ने भारतीयों को सेल्फ गवर्नमेंट देकर उनकी व्यवस्थाओं का ये जो बोझा है, एक तरह से इसको एक हांडला कह सकते हैं। ये व्यवस्थाओं का हांडला ये भारत के लोगों के ही गले में पहना देने की युक्ति की शुरुआत तो उन्होंने सन 1961 से ही शुरू कर दी थी और धीरे धीरे प्रत्येक कानून के साथ प्री प्लान्ड एक्टिविटी के मुताबिक सन 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और मर्जर यानी कि सब कुछ मिला देने की जो एक्टिविटी हुई, उसका भी एक एग्रीमेंट बना। उस मर्जर एग्रीमेंट के द्वारा ये सारा कुछ मिला दिया गया। ब्रिटिश इंडिया और जितने रजवाड़े थे, इन सबको पहले एक बार मिला दे करके ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट के मुताबिक पहले एक बार सारी की सारी मालिकी अंग्रेजों की हो गई कागज पर। जिस भारतीय प्रदेश में सन 1600 से आकर के 1947 तक अंग्रेज यहाँ पर करीब 40% जैसे संसाधन, भूमि और मिल्कत वगैरह खड़ी कर सके थे 40%। उस 40% भूमि के बजाय सीधे ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट के द्वारा, कलम के एक दस्तखत के द्वारा ये पूरा 100%, 100% जो है वो अंग्रेजों ने अपना बना लिया और फिर अपनी मालिकी में उन लोगों ने इस देश के 2 भाग कर दिए। ये 2 नेशन थियरी जिसको भी हम जानते हैं, तो एक्चुअली ये सेल्फ गवर्नमेंट हमें दी गई है और ये अंग्रेजों के द्वारा एक वेल प्लान्ड तरीके से हमारे गले में यह व्यवस्थाएं ये पहना दी गई हैं और खुद जो है बड़ी चालाकी से यहाँ से निकल गए और दोनों ही देशों में सेल्फ गवर्नमेंट की रचना करके ये हमें दे दिया गया। अब इस बीच में इस चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उत्क्रांति जो चल रही थी पूरे विश्व में, इस बीच में 1914 से 1919 तक पहला विश्व युद्ध हुआ दुनिया में और ये पहले विश्व युद्ध में दुनिया के सो कॉल्ड एडवांस्ड नेशंस यानी जो डेवलप्ड देश थे, उनमें से 5 देश अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया और चाइना, बाद में इसमें फ्रांस भी सम्मिलित हुआ था लेकिन वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, उस समय ये 5 देश जो इसमें सम्मिलित हुए थे उनके द्वारा एक संगठन बनाया गया 1919 का पहला विश्व युद्ध पूरा होने के बाद, और उस संगठन का नाम था लीग ऑफ नेशंस। और लीग ऑफ नेशंस के द्वारा उन्होंने दुनिया में शांति स्थापित करने का एकमात्र एजेंडा सामने रखा था, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और, तो इस तरह से उनके मन में विश्व के लिए
कोई सही सच्ची करुणा की भावना नहीं थी, और इसलिए ये लीग ऑफ नेशंस जो हैं ये सिर्फ 20 सालों में ही अपने एजेंडे को नाकाम कर चुके थे वे लोग। और इस तरह से 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, जो कि एटॉमिक वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसमें अमेरिका के द्वारा जापान के पर्ल हार्बर पर सबसे पहले जब हमला किया गया, नहीं मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, जापान के द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जो सबसे पहले हमला किया गया था, तो उसके बाद जवाब में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम डाले थे। ये आज दुनिया आज भी भूल नहीं सकती है वो तबाही का मंजर। तो ये सारा कुछ द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1945 तक चला था, और 1945 के बाद फिर ये सो कॉल्ड एडवांस्ड नेशंस उन्होंने इकट्ठा होकर के, और वे 5 देश जो थे, अब उसमें फ्रांस भी सम्मिलित हुआ था, और इस तरह से अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, चाइना और रशिया, इन्होंने मिलकर के दुनिया में फिर एक संगठन की घोषणा की। आगे वाला संगठन जो था लीग ऑफ नेशंस, इसको इन्होंने बंद किया और नया एक संगठन डिक्लेयर किया। उस संगठन का नाम था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और उसका भी एकमात्र हेतु यही बताया गया कि भाई दुनिया में शांति स्थापित करना ही उनका एकमात्र हेतु है। और इस तरह उन्होंने दुनिया में साम्राज्यवाद का अंत डिक्लेयर कर दिया, और पूरी दुनिया में सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, मतलब तथाकथित लोकतंत्र को एस्टैब्लिश करना उन्होंने शुरू किया। और इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के नीचे जो कुछ देश थे वे सारे कॉमनवेल्थ नेशंस के नाम से एक जगह पर इकट्ठा किए गए। कॉमनवेल्थ मतलब रानी की कॉमनवेल्थ, ये उसके नाम से ही स्पष्ट है कि जिन जिन देशों पर रानी का राज रहा, अंग्रेजों ने जिन जिन देशों को गुलाम बना के रखा, उनको कॉमनवेल्थ नेशंस के अंडर में इकट्ठा किया गया, और तथाकथित लोकतंत्र के नाम से उनकी व्यवस्थाओं का बोझा उन्हीं के गले में डाल करके सारा संचालन जो है वो इनविजिबल रह करके, अदृश्य रह करके अपने ही हाथों में उन्होंने रखा। जो आज हम भारतीय, हम सिर्फ रानी के ही गुलाम नहीं, बल्कि बाकी के यूरोपीय विश्व के भी हम गुलाम बन चुके हैं। ये यूनो के द्वारा आनुषंगिक संगठन बहुत सारे धीरे धीरे बनाए गए, और उन संगठनों के नाम व्यापार के विषय में उसका नाम उन्होंने रखा WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्वास्थ्य के विषय में उन्होंने नाम रखा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमी के विषय में वर्ल्ड बैंक और IMF को डेवलप किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को भी डेवलप किया गया। ऐसी हर विषय में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा भी एक संगठन खड़ा हुआ जिसके द्वारा दुनिया के हम जैसे देशों की शैक्षणिक और सामाजिक और सांस्कृतिक ये सारी बातों पर इन लोगों ने अदृश्य रह करके और दुनिया के खैर खां होने की, दुनिया के हित की बात को आगे रख करके ये सारी दुनिया को इनविजिबल तरीके से गुलाम बना चुके थे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और उसी को धीरे धीरे डेवलप करके आज 70 सालों के बाद ये जो सो कॉल्ड तथाकथित वायरस का अटैक हुआ,
इसको हम सभी ने अब तक के 2.5 सालों में हमने इसको अनुभव किया है। तो ये सारा अदृश्य खेल चल रहा है, इससे भी हम सबको ज्ञात रहना चाहिए, कभी भी इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। तो आज हमारे सामने जो चैलेंज है वो एक्चुअल चैलेंज इस वैश्विक गुलामी से निकलने का चैलेंज है। और इस विषय में 1945 के बाद 1945 में विश्व युद्ध का अंत होने के बाद उस वक़्त के ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली, जो वहाँ ब्रिटेन में पीएम थे, उन्होंने फिर उस बारे में अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दी, जो कि विश्व युद्ध के पहले हमें, यानी कि भारत की उस समय की लीडरशिप जो थी, जो नेता थे यहाँ भारत में कांग्रेस वगैरह के, उनको ब्रिटिशरों के द्वारा जो एक प्रॉमिस किया गया था, वचन दिया गया था कि भाई इस वक्त आप हमारा साथ दें वर्ल्ड वॉर में, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगी तो हम आपको जो है आपकी व्यवस्थाएं सौंप देंगे। और इस तरह से उनके दिमाग में पहले से जो प्लान चल रहा था, उस प्लान को, मतलब कि भारत को ब्रिटिश कॉलोनी बनाए रखकर ही सेल्फ रूल दे देने का जो एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र जो उनके दिमाग में पनप रहा था, यानी कि हमें ब्रिटिश डोमिनियन ही बनाए रखकर, आज भी हमारी स्थिति, हम कोई आज़ाद देश नहीं बल्कि ब्रिटिश डोमिनियन है। तो ये जो उनके दिमाग में षड्यंत्र पनप रहा था, उसके लिए क्लेमेंट एटली ने, ब्रिटिश पीएम ने, बर्मा से, उस वक़्त के बर्मा में, जो बर्मा 1919 से पहले इसी भारतीय प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था बर्मा, उस बर्मा को उस समय 1919 में उन्होंने अलग करके एक अलग देश, अलग हिस्सा घोषित कर दिया था। और उस अलग हिस्से पर भी, बर्मा पर भी ब्रिटिश कंट्रोल था। और वहाँ पर जिस तरह यहाँ भारत में वाइसरॉय हुआ करते थे, उसी तरह वहाँ बर्मा में सीधे सीधे रानी के द्वारा गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और वो वहाँ उस वक़्त थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि बहुत ही काबिल अफसर था। इसलिए उस अफसर को भारत का आगे का काम करने के लिए उसे क्लेमेंट एटली के द्वारा तलब किया गया, बुलाया गया। सन 1947 के जनवरी में लंदन बुलाया गया और उसको बुला करके भारत का पूरा पोर्टफोलियो उसके हाथ में दिया गया। और सन फरवरी 1947 में उस ब्रिटिश अधिकारी को भारत के लिए रवाना कर दिया गया, एक खास काम को अंजाम देने के लिए। और वह खास काम था भारत को आज़ाद करने का काम, जिसके लिए कि ये भी जानना बहुत जरूरी है कि उसको यहाँ भेजने के पहले सन 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रचना भी अंग्रेजों के द्वारा कर दी गई थी। हमें ये याद रखना चाहिए कि सन 1946 में भारत का, भारतीयों का स्टेटस जो है वो गुलामी का था। एक तरफ तो सारे राज्य रजवाड़े थे, एक तरफ ब्रिटिश इंडिया था। और ब्रिटिश इंडिया में ही जो कानून चल रहे थे, अब उन कानूनों को जैसे के तैसे 100% भारत के ऊपर लागू करने की जो साजिश थी, उस साजिश के तहत सन 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना कर दी गई पार्लियामेंट के द्वारा। उसके लिए वहाँ से
कुछ डेपुटेशंस भी यहाँ भारत में आए और उस संविधान सभा की रचना के द्वारा आगे के षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए गतिविधियां शुरू हुई। ये सारी की सारी गतिविधियां हमारे पुरखों के सामने ही हो रही थी, लेकिन फिर भी हम कुछ भी नहीं कर पाए। और ये छद्मवेशी, ये फ्रॉड, ये आजादी का फ्रॉड, ये हमारे साथ रचा दिया गया सन 1947 के 15 अगस्त में। इस आजादी के फ्रॉड के बारे में और आगे की बातों के बारे में अब नेक्स्ट हमारा जो तीसरा एपिसोड होगा उसमें, तीसरा नहीं बल्कि चौथा एपिसोड होगा। उस चौथे एपिसोड में अब आगे की बात हम करेंगे। वंदे मातरम, वंदे स्वराज।